जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे हिस्ट्री क्लास 12। और आप सब बहुत दिनों से कमेंट करके बोल रहे थे कि सर आप हिस्ट्री का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, सब्जेक्टिव क्यों नहीं पढ़ाते। तो आप सबके लिए हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं और ये क्रैश कोर्स के माध्यम से प्यारे बच्चों जो कि स्टार्ट हो चुका है। और आज का जो सेट है प्यारे बच्चों सेट 3 है और आपने अभी तक सेट 1 और सेट 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाके पहले वो देख लीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप जाके जरूर देख लीजिएगा। और आज का जो सेट 3 देख रहे हैं प्यारे बच्चों, इसमें सिर्फ और सिर्फ MVVI लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यहीं से प्रश्न रहेंगे तो रहेंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक और अच्छे से देखते हुए चलिएगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों, अगर सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 5 इसी तरह से टोटल आप 200 का 200 सेट अगर आप लिख लेते अपने कॉपी में और याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 90% या 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये 200 का 200 सेट आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा तो लड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लास को, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8578002739 पे हाई लिख के भेजिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, उसके बाद वहां से भी क्या कर सकते हैं, आप पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं प्यारे बच्चों कि अभी तक आपने सेट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। हम बार बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सेट बाय सेट देख रहिएगा ना तो आपको अच्छा खासा याद रहेगा, ऐसे आपको याद ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 नंबर प्रश्न में। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि झूम खेती के बारे में आप क्या जानते हैं। ये VVI प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी गया है कि झूम की खेती स्थानांतरित कृषि या जीवन निर्वाह कृषि, इस तरह से आपको प्रश्न पूछेगा तो आप इस उत्तर को ऐसे दीजिएगा तो आपको नंबर 2 नंबर कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, उत्तर में लिखिए कि झूम की खेती जिसे आदिकालीन जीवन निर्वाह खेती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आदिकालीन जीवन निर्वाह खेती भी कहते हैं। इसे पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, इस कृषि को कहाँ पर किया जाता है प्यारे बच्चों, पहाड़ी क्षेत्र में। जैसे पहाड़ जो इलाका है वहां पर ज्यादा खासकर इस कृषि को किया जाता है। इसमें जंगलों को काट कर उसे जलाया जाता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए बड़ा बड़ा घना सा जंगल है, ठीक है, और पहाड़ी इलाका है, तो वहां का क्या कहता है, सारा जंगल को काट देता है। जो भी छोटा छोटा पौधा रहता है या बड़ा बड़ा पौधा रहता है उन सभी को क्या करता है, अच्छे तरह से काट देता है। फिर उसमें क्या करता है, आग लगा दे देता है, जला दिया जाता है। और जब वो उसके राख बचते हैं प्यारे बच्चों, राख समझते हैं ना, जो होता है काला काला जो रहता है, वो आपसे समझदार है समझ रहे होंगे। तो राख में बीज मिलाकर या बीज डालकर, बीज मतलब समझते हैं कि जैसे आप गेहूं का जो होता है बीज होता है अलग होता है, धान रोपने वाला अलग होता है, ये सब को कहते हैं बीज कहते हैं। फसल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, झूम की खेती कहते हैं। खैर ये प्रश्न आपको इजीली समझ में आ गया होगा और ये पहले भी हम प्रश्न कराए हुए हैं। क्या है, कराए हुए हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न को देखिएगा कि श्रीमद् भगवत गीता पर टिप्पणी लिखे। श्रीमद् भगवत गीता पर क्या करना है प्यारे बच्चों, टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेगा कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक अंश है। क्या है प्यारे बच्चों, श्रीमद् भगवत गीता जो है प्यारे बच्चों ये महाभारत का एक अंश है। जैसे महाकाव्य क्या है प्यारे बच्चों, महाकाव्य, जैसे महाकाव्य आपने पढ़ा होगा, महाकाव्य क्या है, रामायण और महाभारत का क्या है, एक अंश है। महाकाव्य जो महाकाव्य क्या है, महाकाव्य का अंश कौन है, रामायण है, और कौन है, महाभारत है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं, राइट। अब चलिए आगे चलते हैं। इसका वर्णन आदि पर्व में है। क्या है, इसका वर्णन जो है श्रीमद् भगवत गीता का किस में है, आदि पर्व में है। इसका निर्माण महर्षि व्यास वेद व्यास द्वारा रचित संस्कृत भाषा में हुआ है। कहेगा कि आपको महाभारत की रचना किसने किया है, तो आप बोलेगा महर्षि वेद व्यास जी किया है। कौन किए हैं, महर्षि वेद व्यास जी। एक बार फटाफट कमेंट कर देते हो किसने क्या है, महर्षि वेद व्यास जी ने किए हैं। श्रीमद् भगवत गीता का रचयिता कौन है, तो यही आपके महर्षि वेद व्यास जी है। किस भाषा में किए हैं, तो संस्कृत भाषा में। किस भाषा, संस्कृत भाषा में किए हैं। इसमें 700 श्लोक एवं 18 अध्याय। कितने श्लोक है प्यारे बच्चों, 700 श्लोक है, 18 अध्याय है। क्या कितने हैं अध्याय है, 18 अध्याय है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में हरा दिया, जिसमें निष्काम कर्म हुआ, भक्ति का उपदेश दिया, साथ ही साथ सत्य के भी मार्ग है। इसमें राजधर्म की शिक्षा दी गई। मतलब कहा जाता है प्यारे बच्चों
क्या आपने देखा होगा कि जो श्रीमद् भगवत गीता देख रहे हैं, गीता में आपने देखा क्या देखा होगा? तो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या होता है? कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध वगैरह होता है, जिसमें से किसी एक को हरा दिया जाता है। निष्काम कर्म, कुकर्म करने वाले कहा जाता है, जो असत्य की तरफ है उसकी कभी भी जीत नहीं होती है, और सत्य की क्या होती है? जीत होती है। इनके मार्ग के बारे में बताया गया है। प्लस में राज घराने, मतलब कि राजा के जो घराने होता है, मतलब राज्य घराने का, उसकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ तीसरा में क्या कह रहा है, देखिएगा कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? पुरातत्व से आप क्या समझते हैं प्यारे बच्चों? तो उत्तर में आप लिखिएगा कि पुरातत्व दो शब्दों से बना है। कितने शब्दों से बना है प्यारे बच्चों? दो शब्दों से। ये VBI प्रश्न है प्यारे बच्चों। क्या है ये? VBI प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो पुरातत्व दो शब्दों से बना है, पूरा और तत्व। क्या है प्यारे बच्चों? पूरा और तत्व से मिलने पर बना है। किसने? पूरा और तत्व से मिलने पर बना है, जिसमें पूरा का अर्थ प्राचीन और तत्व का अर्थ सामग्री होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? जिसमें पूरा का जो अर्थ होता है प्राचीन होता है। पूरा क्या होता है? पूरा का जो अर्थ होता है प्राचीन। जैसे प्राचीन काल में देखे होंगे लोहा वगैरह ये सब के, जैसे हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ा है, तो ये प्राचीन काल में पढ़े ना। उसमें क्या होता था? कोई ज्ञान वगैरह नहीं। इसके बाद वैदिक सभ्यता, सातवाहन, ये सब क्या होते हैं? प्राचीन काल में आ जाते हैं। ठीक है, तत्व का जो अर्थ होता है सामग्री। जैसे कोई सामान वगैरह हो गया, लोहा हो गया, जो आप खर समझ सकते हैं, सेल खरी हो गया, ये सब क्या होता है? सामग्री में होते हैं। अर्थात उत्खनन से जो प्राचीन सामग्री प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। जैसे पत्थर, सिक्का, हड्डी आदि, ये सब क्या आते हैं? पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपको पूरा का अर्थ पता चल गया और तत्व का भी अर्थ समझ में आ गया। अगर आप सीधा शब्द में बोलिएगा कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेगा कि पुरातत्व वह सामग्री है जिसके पुरातत्व वह सामग्री है जिसके अनुसार हम प्राचीन सभ्यताओं या प्राचीन सामग्री के बारे में हम अध्ययन करते हैं, हम उसे हम क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। जैसे पत्थर, सिक्का, हड्डी, सेलखरी आदि आप लिख दीजिएगा तो 2 नंबर आपको कोई भी नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आप ऐसे लिखिएगा तो अब आपको और अच्छा खासा नंबर देगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 4 नंबर देखिए क्या करें कि हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था तथा उसके साधनों को बताए। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है पहले तो उसकी सिंचाई व्यवस्था, जैसे आप कह सकते हैं कृषि, जैसे क्या कहते हैं, खेत वगैरह जो होता है उसे सिंचाई के लिए, सिंचाई में समझ सकते हैं ना। जैसे आप कह सकते हैं गेहूं का उत्पादन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पानी पटाना पड़ता है। तो उसी तरह से जो है हड़प्पा सभ्यता में जो सिंचाई, मतलब कह सकते हैं कृषि करने के लिए क्या क्या व्यवस्था थी और उसके साधनों को बताए। तो अब लिखिएगा उत्तर में कि हड़प्पा सभ्यता एक कृषि प्रधान सभ्यता थी। सही बात है, और एक व्यापारिक भी माना जाता है। व्यापारिक ज्यादा है, उसके बाद कृषि है, तो अब कृषि प्रधान सभ्यता भी थी। कृषि से अर्थव्यवस्था का मूल आधार होता है। अब भारत में देखिए बच्चों, अभी आप भारत में देखिएगा क्या है, कृषि जो है क्या है? बैकबोन कहा जाता है। क्या कहता है? बैकबोन, मतलब कि कृषि के आधार पर क्या कहता है? एक फैमिली की जिम्मेदारी कृषि पे डिपेंड रहता है। पूरा चीज आज के समय में धीरे धीरे डेवलप कर रही है, तो अलग अलग क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब हो पा रहा है। लोग कृषि के सिंचाई के लिए नदियों का प्रयोग करते थे तथा इसके अलावा खेतों में कुआं का निर्माण करके सिंचाई करते थे। तो सिंचाई का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि सिंचाई का अर्थ होता है, क्या होता है कि जैसे कोई चीज का उत्पादन करना है तो मुझे पानी स्टॉक में रखना पड़ेगा। तो उन सब क्या करते थे हड़प्पा सभ्यता के वासी? नदी का तो पहले प्रयोग करते थे, जैसे सिंधु नदी हो गया, रावी नदी हो गया, लोथल नदी हो गया और सतलज नदी हो गया। इन सभी नदियों से क्या करते थे? पानी का प्रयोग करते थे। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता था? खेत इतना बड़ा है, ठीक है, तो खेत में जैसे साइड में होगा तो होता होगा, समझ हम अनुमान लगा रहे हैं, उस साइड में क्या करता होगा? बड़ा सा कुआं कर देते होंगे, जिसके कारण क्या है? पानी यहाँ पर इकट्ठा होते होंगे और जब जरूरत होता होगा तब वहां पर क्या करते होंगे? डाल देते होंगे, जिससे कृषि में और अच्छा खासा उत्पादन हो जाता होगा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न प्यारे बच्चों कह सकते हैं कि MVBI है। क्या है? MVBI है। यह प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए MVB है। 5 नंबर का प्रश्न है कि पंच महाव्रत या महावीर के उपदेश क्या है? 5 नंबरी प्रश्न है। तो उत्तर में आप लिखिएगा कि महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कष्ट से निवारण या मुक्ति प्राप्ति के लिए 5 आदर्श का पालन करने के लिए कहा था, जो इस प्रकार है। मतलब कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, ये जो महावीर स्वामी है, मतलब कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, किसके? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी है। और उन्होंने क्या किया है? मुक्त, मुक्त होता है, समझते हैं मुक्त? मुक्त मतलब समझते हैं? कष्ट। आपको कहते हैं कि भाई मेरा 12th का बहुत बड़ा दुख दर्द है कि हम कुछ पढ़े नहीं है, क्या करें नहीं करें, और ये आप कह सकते हैं मुक्ति। ये सब नहीं होता कि मेरे जीवन में इतना दुख दर्द चल रहा है, तो ये सब में क्या होता है? चलिए यहाँ पे कॉल आ गया था जिसके कारण हम आपको थोड़ा सा लेट लगाए। चलिए अब यहाँ पे देखिए आगे तो हम आपको बता दिए कि ये जो महावीर स्वामी है वो कहे थे कि अगर आपको कष्टों से मुक्त चाहिए, जैसे आपको मुक्ति चाहिए,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 5 नियम को आपको मानना पड़ेगा, तब आप क्या कर सकते हैं, कष्टों से दूर रह सकते हैं। सबसे पहले जो है पहला पॉइंट में है सत्य। क्या है पहले, सत्य, जो कि हमेशा कोई नहीं बोल सकता। ऑलवेज ट्रू इज नेवर, मतलब कि कोई भी आदमी हो, कोई भी बच्चा हो, कोई भी आदमी क्यों ना हो, चाहे मम्मी पापा आपके कोई भी क्यों ना हो, वो कभी भी सत्य नहीं बोल सकते। यही कहा जा रहा है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अर्थात जो है हमेशा सच बोलना चाहिए। यहाँ तक कि हम भी जो है कभी न कभी क्या करते होंगे, झूठ जरूर बोलते होंगे। तो यहाँ पर जो होता है सत्य का एक आप पॉइंट छोटा सा समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट ये है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है कभी हिंसा नहीं करना चाहिए, मतलब मारपीट आपको नहीं करना चाहिए। मान लेते इसमें आप हटा दीजिए तो एक पॉइंट आपको, अगर मान लीजिए आप मारपीट करने वाले नहीं है, अकॉर्डिंग टू मान लेते कभी है, कभी आप कहीं एक गर्ल गर्ल में जा रहे हैं, दोनों लड़की लड़की है और गला गलौर हो रहा है, तो क्या आप उसको गाली नहीं देंगे या आप अथी नहीं करेंगे, तानाशाही नहीं करेंगे? अगर तानाशाही हो गया मतलब मारपीट एक तरह से हो गया, और मारा पीटी तो निश्चित ही है। तो ये भी आपके अंदर क्वालिटी नहीं आएगा जल्दी। तीसरा जो है अस्तेय, मतलब कि कभी चोरी नहीं करना चाहिए। अस्तेय जो अर्थ होता है किसी का चोरी, किसी सामान वगैरह चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, धन संग्रह नहीं करना चाहिए। जितना आपके पास है नहीं करना है कि कमाओ और खाओ, ये गरीबी वाला स्थिति इसमें जीना पड़ेगा कि मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो जाए, ये अपरिग्रह में है। ब्रह्मचार्य में क्या है, इंद्रियों को वश में करना चाहिए, अर्थात शादी विवाह नहीं करना चाहिए। ये आपके महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया भी है, ठीक है। ये टोटल महाव्रत है, किससे, अगर आपको कष्टों से निवारण लेना है तो, मतलब आपको मुक्ति लेना है तो इन पर आप अगर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आप पक्का आप क्या कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जो कह सकते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए MBBI था। चलिए आप देखते हैं आपके सामने 6 नंबर में क्या करा है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था। ये प्रश्न कल सब्जेक्टिव कब जब हिस्ट्री का पढ़ा रहे थे तो उस समय ये प्रश्न आया हुआ था। तो देख लीजिए, आप बच्चे सब बोल रहे थे कि सर पूछा जाएगा कि नहीं, अरे 100% पूछेगा भाई। उत्तर में देखिए क्या कह रहा है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था। क्या हुआ था प्यारे बच्चों, 26 जनवरी 1949 को बनके तैयार हो गया था, परंतु 26 जनवरी 1950 को, अरे भाई यहाँ पर 26 जनवरी नहीं होगा बाबू, 26 जनवरी नहीं होगा, यहाँ पर 26 जनवरी नहीं होगा, 26 नवंबर होगा। क्या होगा, 26 नवंबर को क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, परंतु 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्यों लागू किया गया था, क्योंकि 1939 में कांग्रेस पार्टी के लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। मतलब आपको पहले ही बता देते प्यारे बच्चों, जैसे 1857 की क्रांति हो गया, और भी कोई क्रांति जो हुआ था, उसमें से एक और भी क्रांति जो है क्या है, कांग्रेस पार्टी। क्या है, कांग्रेस पार्टी ने 1929 में, या कह सकते हैं 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था कि भारत जो है आजाद हो गया, आजाद हो गया, आजाद हो गया, ठीक है। कहने का अर्थ ये हो गया। तो उस 26 जनवरी को क्या है, स्वाधीनता दिवस, मतलब कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट कर दिए। फिर क्या कहा, मनाना स्टार्ट कर दिए। जब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा, इसीलिए इसीलिए यहाँ पर इसीलिए होगा पहले से, इसीलिए भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाए, ताकि जो है इन डेट को भुलाया ना जाए। पहले जो क्या, इन डेट को भुलाया ना जाए। तो खैर ये समझ में आ गया, समझ में आ गया ना पहले तो क्यों ऐसा किया गया था। तो आप बोलिएगा कि भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1950 सॉरी 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू करने का रीजन जो है, कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसका रीजन क्या था, तो 26 जनवरी 1930 को हम सब स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते थे, जिसके कारण 26 जनवरी को क्या किया, भारतीय संविधान को लागू किया गया, ठीक है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ये भी प्रश्न याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अब चलिए एक छोटा सा आपका एक चीज मांगते हैं प्यारे बच्चों, वो है आपका लाइक। अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप सब लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक में कंजूसी कर रहे हैं तो मुझे बहुत दुखी होगा कि आप मेरे लिए इतना काम नहीं कर सकते। तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप लाइक किए हैं या नहीं किए हैं। 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद क्या है, उत्तर में लिखिएगा, जब कोई शक्तिशाली देश अपने कमजोर या गरीब देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है, तब वहां के संसाधनों को अपने हित के लिए उपयोग करता है, उसे हम साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों देखते होंगे कोई कोई देश ऐसा होता है जो कि सबसे कमजोर होता है। क्या होता है, सबसे कमजोर होता है, और उस देश का जो है ना, कह सकते हैं संसाधन, जैसे कोई चीज हो गया, तेल ही हो गया, फल भी हो गया, कोई भी सामान जो है उसका उपयोग क्या करता है, दूसरा देश जो कि ताकतवर देश होता है वो देश
उपयोग करता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, उपनिवेशवादी कहेंगे। क्या कहेंगे, उपनिवेशवादी, जो कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आपके सामने देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है कि दांडी मार्च से आप क्या समझते हैं। दांडी मार्च हो गया, नमक का हो गया, इन सब से भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो उत्तर में लिखिएगा, जब अंग्रेजों ने नमक पर कीमत बढ़ा दिया। पता है कि आपको भारत में नमक नहीं था, बाहर से ही आता था। क्या है, बाहर से आता था। बाहर से जब आता था तो अंग्रेज मुंह मांगा पैसा मांगता था। क्या करता था, मुंह मांगा पैसा, जैसे 5 रुपया के बदला में था 50 रुपया लेता था। जितना होता था उतना ज्यादा लेता था, कौन, अंग्रेज लेता था। इससे क्या हुआ, अंग्रेजों ने फिर से क्या किया, नमक पर दाम बढ़ा दिया, कीमत बढ़ा दिया। तब उसके विरोध में 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में 78 सदस्य के साथ एक यात्रा पर निकले तथा 24 दिनों में 240 मील की यात्रा कर 5 अप्रैल 1930 को गुजरात स्थित डांडे नामक स्थान पर पहुंचे और अगले दिन समुद्र के जल से नमक बनाकर, क्या क्या, नमक बनाकर कानून को भंग कर दिया। उसे ही हम क्या कहते हैं, दांडी मार्च कहते हैं। खैर देखिए, आपको समझाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। क्या है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, नमक पर कीमत बढ़ा दिया। जैसे 2 रुपया का मिलता था उसे 5 रुपया कर दिया। अब तब क्या होगा, उसके विरुद्ध तो कोई ना कोई आदमी को आना जरूरी है। तो महात्मा गांधी उस समय आ गए। क्या थे, महात्मा गांधी। और इस विरोध की शुरुआत जो हुई थी 12 मार्च को हुई थी, 12 मार्च 1930 को हुई थी। और ये कहाँ से हुई थी प्यारे बच्चों, साबरमती आश्रम से। कहाँ से, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी, जिसमें 78 सदस्य थे। कितने, 78। इसमें 1-2 सदस्य नहीं थे, 78 सदस्य थे। और यात्रा पर निकल गए भंग करने के लिए, तोड़ने के लिए, तोड़ देंगे तोड़ देंगे तोड़ देंगे तोड़ देंगे। फिर उनके बाद क्या हुआ, 24 दिनों तक चलते रहे हैं, 240 मील की यात्रा के। फिर बाद में क्या किया, 5 अप्रैल 1930 को गुजरात स्थित डांडी नामक स्थान पर पहुंचे। गुजरात के डांडी नामक स्थान, वहां पर पहुंचे और समुद्र के जल से नमक बनाकर, समुद्र के जल से आप बनाइएगा तो नमक बन जाता है। तब क्या क्या नमक कानून को भंग कर दिया है, उसे हम क्या कहते हैं, दांडी मार्च कहते हैं। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए MVVI है प्यारे बच्चों। खैर इस प्रश्न को अगर आप याद करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर तो कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर में क्या है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व। देखिए इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या हो, क्या आपके पुरातत्व से जो कि अभी पढ़ाए हैं आपको, जो है कार्बन 14 विधि और एक अभिलेख, ये 3-4 जो ऐसे महत्व पॉइंट है जो आपको पढ़ना 100% जरूरी है। जो कि एक मतलब ये सब्जेक्टिव पूछता है तो पूछता ही है। ठीक है, उत्तर में देखिए क्या कह रहा है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही बात है, इतिहास लेखन में अभिलेखों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमें सांस्कृतिक रीति रिवाज, खान पान की जानकारी मिलती है। अतः इतिहास लेखन में अभिलेखों का होना महत्वपूर्ण है। देखिए इतिहास लेखन से हम क्या समझ सकते हैं, जैसे अशोक जो है प्यारे बच्चों, अशोक जो है उसके रीति रिवाज, उसके सांस्कृतिक खान पान किस तरह का था, उसने शासन किस तरह से किया था, वो किस तरह से क्रूर शासक था, किस तरह से वो धर्म के प्रचार करने लगा, फलना चिलना, ये सब हम किसके माध्यम से जानते हैं, इतिहास में जानते हैं। कि इतिहास लेखन में कोई माध्यम था, वो लिख के चले गए, फिर हम उसको अच्छे से अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इतिहास लेखन में आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया, समझ में आया ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये आपका 10वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है कि स्तूप क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है। देखिए स्तूप क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है, उसके बारे में समझते हैं। उत्तर में देखिएगा कि स्तूप सांस्कृतिक भाषा का शब्द है। क्या है, स्तूप सांस्कृतिक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ टीला या ढेर होता है। क्या होता है पहले जो स्तूप का जो अर्थ क्या होता है, टीला या ढेर। जैसे नहीं होता है कि जैसे बालू का ढेर हो गया, एकदम पहाड़ का ढेर हो गया, टीला एकदम बड़ा बड़ा सा हो जाता है, उस टाइप में बनाया जाता है। जैसे राजगीर में जाके देखिएगा ना तो बहुत ही अच्छा चमचमाता हुआ है। शांति स्तूप पे आप जाकर, सांची स्तूप या शांति स्तूप ऐसे ही शायद बोला जाता है, वहां पर अगर आप जाके जाते हैं लिफ्ट के माध्यम से, जैसे आप सीढ़ी नहीं होता है वो वाला नहीं, एक जो होता है झूला वाला पर जब आप जाइएगा और जब फील कीजिएगा प्यारे बच्चों, उससे भी ज्यादा अगर आपको फील करना है, आपके पास टाइम बहुत ही ज्यादा हो, तो आप किसके माध्यम से, पता है, आप सीढ़ी के माध्यम से जाइए। सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते जाइए, इतना आनंद आएगा कि कहिएगा सर बहुत ही मजा आया। जब आप जाइएगा तब वहां पर इतना आनंद आएगा आपको। ठीक है, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी हड्डियों को 8 भागों में बांटा जाएगा। महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, मोक्ष की प्राप्ति। जैसे कह सकते हैं उनकी मृत्यु, एक तरह से सीधी शब्दों में बोला जाए। अगर आप अच्छा शब्दों में बोलना चाहते हैं तो मोक्ष प्राप्त कर जाएगा। कौन,
महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जब मोक्ष प्राप्ति कर गए तो उनके जो हड्डियां होती है, पैरों जो हड्डियां, जो कि बहुत धर्मों में जला दिया जाता है, बहुत धर्मों में क्या कहते हैं दफना दिया जाता है, और बौद्ध धर्म सिख धर्म में क्या कहा जाता है वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन उनके हड्डियों को क्या क्या 8 भागों में, जैसे यहाँ पर हो गया, 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 इन सभी क्षेत्रों में क्या किया था, फैला दिया गया था। ठीक है, क्या क्या था, फैला दिया गया था। ठीक है, आगे चलिए इसके बारे में देखते हैं और आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, यह जिसे ही स्तूप कहते हैं। स्तूप का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया है। स्तूप के चारों ओर ऊंचा ऊंचा दीवार बनाया जाता था ताकि उसकी सफाई मतलब सेफ्टी रहे और अच्छे से रहे, साफ सुथरा रहे, और इस पे किसी भी तरह से आक्रमण वगैरह न हो, तथा चारों दिशाओं में चारों तरफ से विशाल द्वार बनवाया जाता था जिसे तोरण कहते थे। क्या कहते थे प्यारे बच्चों, तोरण कहते हैं। लेकिन क्या हुआ, ये जो 8 जो जगह पर बनाए गए थे प्यारे बच्चों, 8 जगहों में से सिर्फ और सिर्फ अभी जो आप देखते हैं राजगिरी में ज्यादा आपको देखने को मिलता होगा ना। राजगिरी में जो बच्चे गए हैं उन सबको पता होगा कि कितना अच्छा जगह है। ठीक है, खैर ये टूरिस्ट जगह है, यहाँ पर अगर सरकार को जितना होना चाहिए उतना पैसा लगा के इस जगह को और चमचमाना चाहिए, ताकि जो है अभी देखे होंगे ओवर ब्रिज बना, सॉरी ओवर ब्रिज नहीं, ग्लास ब्रिज बना है, जो कि वहां पर जाने के लिए बहुत आदमी पैसा लगा के जा रहे हैं। मतलब सरकार को वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब पैसा लगाना चाहिए, ताकि क्या हो, उससे जो टूरिस्ट आता है, मतलब कि घूमने वाले जो जाते हैं, उससे अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, बहुत ही ज्यादा। इससे क्या होगा, रोजगार वगैरह सब चीज में वृद्धि होगा, और यहाँ के जो क्षेत्र है वो टाउन एरिया में और ज्यादा विकसित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 10 प्रश्न पढ़ाए। उम्मीद है कि आपको 10 का 10 प्रश्न बहुत ही मजा आया होगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको सेट 4 चाहिए तो एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि सर सेट 4 लाइए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।